जर्मन फॉरेन मिनिस्टर साहिबा क्या कहती है? बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो रही है, तो लोधी साहब बैकडोर डिप्लोमेसी के नतीजे में टू स्टैंड अप इंडिपेंडेंटली वो अकेला नहीं खड़े सकता, उसको चाहिए सपोर्ट, और वो सपोर्ट उसको या तो चाइना से मिले या इंडिया से मिले। तो मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट ईयर यूरोपियंस विल स्टार्ट कोर्टिंग इंडिया। वो इंडिया की दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएंगे एंड दे विल compete not to become part of the Quad but also to have a separate relationship with India, क्योंकि they want India to help them stand up to certain things the US is pushing. जरूरी होता है कि जाए वकुआ को कार्डन ऑफ कर दिया जाए, बिल्कुल उसकी बंद कर दिया जाए। डॉक्टर जयशंकर ने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को ये कहा है या कि ये एक स्टेटेड पॉलिसी है इंडिया की कि जो भी दुनिया से डिग्निटी इंडिया है उसको ये कह दिया जी वो पाकिस्तान जो है ना वो तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारा तो उनके साथ मसला चलता रहता है। जयशंकर साहब ने तो बहुत ही क्लियरली कह दिया उनके साथ उनकी वो जो एक मीटिंग जो अभी तक हो चुकी है कि वी आर गोइंग टू एक्सपैंड आवर इकोनॉमिक रिलेशंस विद रशिया, और ये नहीं कि हम कम करेंगे। तो इंडिया इज नॉट ओनली नॉट सपोर्टिंग द वेस्टर्न पोजीशन बट इंडिया की जो रशिया के साथ ताल्लुकात है दे आर काउंटर प्रोडक्टिव टू वेस्टर्न पॉलिसी। हर तकरीर में खड़ा होकर हमारी क़यादत को गालियां देंगे तो हमसे क्या तवक्को करते हैं? ठीक है, उनके साथ करते ठीक है। मैडम आई क्यों हैं और कश्मीर पे जो उनका स्टैंड था वो इंडिया को पसंद तो नहीं आया था, तो अब इंडिया इनको कैसे लेगा? ऐसे में ना हमने किसी की जंग लड़ी है, न लड़ेंगे और न ही फ्यूचर में लड़ेंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैंने आपको तीनों बोल दिया। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर अभी कुछ दिन पहले तक वो बोल रही थी कि कश्मीर पर यूनाइटेड नेशंस को देखना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं वहां पर, और बहुत कुछ बोल रही थी। जब पाकिस्तान का एक डेलीगेशन वहां पहुंचा हुआ था कश्मीर जर्मनी, तब इन्हें कश्मीर याद आ रहा था। अब खुद ही पहुंच गए इंडिया 2 दिन के ट्रिप पे और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग हुई। हालांकि फॉरेन मिनिस्टर कहीं चूकते नहीं है, उन्होंने अपनी कहानी बता दी कि भाई ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आता है, ये दिख रहा है आपको, बट स्टिल वो यहाँ आई क्यों है और ऐसे में क्या उनसे उम्मीदें हैं? ऑफ कोर्स बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज पे बात करने आ रही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज उम्मीद मुझे भी कम है कि क्लाइमेट चेंज इतना सीरियस ले रही होंगी वो। हाँ, ले तो रहा है यूरोप क्लाइमेट चेंज को सीरियस, लेकिन यूरोप एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। यूक्रेन वॉर की वजह से क्राइसिस आई है गैस की, ऑयल की, और यूक्रेन वॉर को खत्म सिर्फ इंडिया कर सकता है, इसलिए वो यहाँ पहुंचे हैं। इस समय G7 की प्रेसिडेंसी भी जर्मनी के हाथ में है और G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में। ये भी एक बड़ी चीज है, दोनों, एक G7 का प्रेसिडेंट और एक G20 के प्रेसिडेंट, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आई हुई थी इंडिया, बल्कि मेरा इंडिया में ही है, और उन्होंने ये कहा है कि उनके सामने बल्कि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन मैं जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ सबसे पहले वो ये है कि इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर जो है वो टेररिज्म का इशू उठा दिया कि जी हमारे लिए ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। इससे पहले जब पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी गए, बर्लिन गए, तो वहाँ पे जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कश्मीर का कहा कि जी जो कश्मीर में एट्रॉसिटीज़ हैं, जो मुजालम हो रहे हैं और बहुत सारी उन्होंने बातें की, तो इंडिया को जो है, और फिर दूसरा कहा, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें रोल प्ले करना चाहिए। तो फटाफट इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, और उन्होंने जिसे कहते हैं ना स्नब करने की कोशिश की जर्मनी। जो पिछले पाकिस्तान विजिट में जब वो गई थी तो शी टॉक्ड अबाउट, देखिए कश्मीर की जो पोजीशन रही है इंडिया और पाकिस्तान का, जो शुरू से जो टेंशन रहा है कश्मीर पर डिप्लोमेसी में, इंडिया हैज मेंटेन दैट दिस इज ए बायलैटरल इशू, यानी ये मामला हम आपस में तय कर लेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो शिमला अकॉर्ड्स जो साइन हुए थे उसमें भी यही बात तय हुई थी कि दिस विल बी ए बायलैटरल इशू, लेकिन पाकिस्तान हर वक्त यही कोशिश करता है कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो, या तो OIC के थ्रू कोई फॉरेन इंटरवेंशन हो, थर्ड पार्टी, या UN सिक्योरिटी काउंसिल। इसलिए आप देखते हैं कि हर साल जब UN जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, पाकिस्तान के जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, मुझे लगता है कि 40-50 साल पहले उन्होंने एक स्पीच लिखी थी, वही स्पीच सब दोहराते रहते हैं बेसिकली, कश्मीर लेकर। तो पाकिस्तान का अजम्पशन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स या UN इंटरवीन करें और एक ऐसा सोल्यूशन इम्पोज करे दोनों पर विच माइट बी फेवरेबल to Pakistan. So this is the Pakistani position कि इसको multilateral कर दे। तो जब ये खातून एनालिना बेरबॉक ने जब कश्मीर की बात छेड़ी, कश्मीर की ह्यूमन राइट्स, तो वहां तक तो ठीक था कि ठीक है आई एम कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कश्मीर, वो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस शुड डू समथिंग, टेक स्टेप्स। तो इट अपीयर टू इंडिया कि शी वाज मूविंग अवे फ्रॉम द प्रीवियस पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग के ये बायलैटरल इशू। तो उसके बाद that is how India saw it, कि she is trying to make it a multilateral issue, और कश्मीर को एक इंटरनेशनल मसला बनाने की कोशिश करें, जैसा कि फ़लस्तीन का मसला बना हुआ है। तो इंडिया की तरफ से काफ़ी बैकलैश हुआ। इंडिया की जो मिनिस्टर हैं जर्मनी को, शी इज़ ऑल्सो अ वुमन एंड शी वेंट ऑन DW, और काफ़ी उन्होंने वहाँ पे जर्मन न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी जवाब दिया,
और जो जर्मन एम्बेसडर है इंडिया के, उन्होंने एटलीस्ट 1 महीना पहले शायद ये क्लैरिफाई कर दिया कि जर्मनी हैज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जर्मनी स्टिल बिलीव्स कि ये बायलैटरल पोजीशन है, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। और मुझे लगता है कि he was making that clarification ताकि to make it easy for this visit of Annalena। दूसरी चीज ये है कि इस साल इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ G20 और जर्मनी विल हैव टू डील विद इंडिया ऑन मल्टीपल लेवल्स। भुट्टो साहब गए थे एड मांगने, कह रहे भाई एड दे दो, उन्हें उम्मीद थी $1 बिलियन वगैरह की कुछ पैकेज की उम्मीद थी। अब जर्मनी का इकोनॉमिक आउटलुक आपने देखा नेक्स्ट ईयर का -0.3% है, वहाँ एड मिला नहीं, कुछ 10 मिलियन यूरो वगैरह कुछ मिले, और उन्होंने जाते जाते एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया कश्मीर पे, बोला ये यार ये ले जाओ लॉलीपॉप और खुश हो जाओ, और आप जाके पाकिस्तान में बोल दो हमने बहुत बड़ा गोल मार लिया, यूरोपियन यूनियन ने जर्मनी से स्टेटमेंट निकलवाया, जर्मनी इंडिया का छठा ट्रेडिंग पार्टनर है, छठे 8वें नंबर पे आता है, और हमने ये बोलवा दिया वो बोलवा दिया, इंडिया की डिपेंडेंस है जर्मनी पे। भुट्टो साहब अपने तंबू लगा रहे थे, और जब डेफिनेटली जयशंकर साहब ने इतराज किया और वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट हो गया, वो स्टेटमेंट जर्मनी ने वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट किया। अब वो साहिबा यहाँ आई थी, फॉरेन मिनिस्टर साहिबा कल दिल्ली मेट्रो में भी घूमी, चांदनी चौक गया चीमा साहब, चांदनी चौक से एक दुपट्टा खरीदा और अपने रुपी कार्ड से पेमेंट की, रुपी कार्ड तो जर्मनी में भी चलता है ना, रुपी कार्ड से उसकी पेमेंट की, खूब घूम रही, मजा आ रहा उनको, दिल्ली घुमा रहे उनको बहुत बढ़िया से। अब भारत को देखते ही उनका एक नजरिया बदला। So in that he described कि India will prefer the world to be a multipolar order जिसमें यूरोप एक इंडिपेंडेंट पावर हो फ्रॉम द यूएस, और उसके लिए यूरोप टू स्टैंड अप इंडिपेंडेंटली वो अकेला नहीं खड़े सकता, उसको चाहिए सपोर्ट, और वो सपोर्ट उसको या तो चाइना से मिले या इंडिया से मिले। तो मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट ईयर यूरोपियंस विल स्टार्ट कोर्टिंग इंडिया, वो इंडिया की दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएंगे, एंड दे विल कम्पीट not to become part of the Quad, but also to have a separate relationship with India, क्योंकि they want India to help them stand up to certain things the US is pushing। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि यूरोपियंस हैव, जो कोशिश यूरोप और अमेरिका ने शुरू में की थी यूक्रेन की वॉर को लेकर, कि सिवाय यूरोप के सारे दुनिया के लोग रशिया से तेल लेना बंद कर दे, रशिया से ट्रेड करना बंद कर दे, ताकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाए, वो सारी चीजें अब दे हैव सॉफ्टन देयर पोजीशन टुवर्ड्स इंडिया, दे आर नॉट ऑब्जेक्टिंग टू इंडिया बाइंग रशियन ऑयल। अब वो हमारे यहाँ 2-3 मकसद चाहिए, एक तो वो देखिए G7 के प्रेसिडेंट वो है, और G20 के हम, एक वहाँ का रिश्ता है, दूसरा हम उनके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर वहाँ का रिश्ता है, तीसरा हमारा यूरोपियन यूनियन दूसरे तीसरे नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर आने लगा, अब यूएस नंबर 1 गया, वहाँ का भी रिश्ता है। चौथी बात, जर्मनी को दिख रहा है यार मुझे इंडिया से चाहिए मैन पावर, मुझे इंडिया में चाहिए मार्केट, इतना बड़ा मार्केट और मैन पावर कहीं नहीं, इसलिए मोबिलिटी पैक्ट भी साइन कर रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं FTA की भी बातें पीछे चल रही थी, अभी थोड़ा दब गई है, पर FTA की भी बात कहीं ना कहीं उसमें बैकग्राउंड में है। ये सब चीजें चलते हुए जब वो यहाँ आई, यहाँ सब चीजों का उन्होंने आकलन किया जिसमें कैप लग जाता है रशियन ऑयल पर, तो जो अमेरिका और यूरोप ने लगाया है $60 से ज्यादा कोई पे नहीं कर सकता, अगर पे करा तो शायद उस पर सैंक्शंस लग जाएंगे G7 की तरफ से। लेकिन इंडिया जो तेल खरीदता है रशिया से वो $32-33 के करीब है, यानी इट इज क्लोज टू हाफ, 45% ऑफ व्हाट इज द कैप। कैप यहाँ पे है, अमेरिका और यूरोप कह रहे हैं इससे ज्यादा आप पे ना करें, इंडिया कहीं यहाँ पे करता है, इंडिया और चाइना, तो इंडिया के लिए इट इज मीनिंगलेस, ये कैप का कोई माने ही नहीं हुआ। अगर आप ये मैडम एम्बेसडर का जो विजिट है, मैडम फॉरेन मिनिस्टर का जो विजिट है, इसको आप देखें तो वो उनको ये कहना पड़ा कि हम इंडिया को एज ए सब्स्टिट्यूट नहीं ले रहे चाइना का। ये क्यों कहना पड़ा? ये क्यों ऐसी बातें हो रही हैं कि इंडिया जो है वो हम एज ए सब्स्टिट्यूट नहीं ले रहे, लेकिन हम तो एक अच्छे पॉलिटिकल बिजनेस और सिक्योरिटी टाइज चाहते हैं? तो ये क्यों ये जो सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है, ये पूरे वेस्ट में सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव लोग कह रहे हैं कि शायद हम सप्लाई चेन बिजनेस ये वो, और लेकिन एज प्रेसिडेंट ऑफ G7 मेरे ख्याल से December 5 को यहाँ आने का एक सिंबॉलिक सिग्नल है कि जहां तक कि रशियन ऑयल का सवाल है, इंडिया इज, वी हैव नो प्रॉब्लम विद इंडिया, इंडिया कैन गो अहेड एंड बाय। दूसरी चीज ये है कि जयशंकर साहब ने तो बहुत ही क्लियरली कह दिया उनके साथ, उनकी वो जो एक मीटिंग जो अभी तक हो चुकी है, कि वी आर गोइंग टू एक्सपैंड आवर इकोनॉमिक रिलेशंस विद रशिया, और ये नहीं कि हम कम करेंगे। तो इंडिया इज नॉट ओनली not supporting the Western position, but इंडिया की जो रशिया के साथ ताल्लुकात है, they are counterproductive to Western policy। रशिया ने अभी रिक्वेस्ट किया कुछ 500 आइटम्स वो इंपोर्ट करना चाहता है इंडिया से, ट्रेन्स के पार्ट्स, और एक लंबी लिस्ट भेजी है पुतिन ने कि हमें ये चीजें चाहिए इंडिया से। अगर इंडिया में इंटरेस्ट नहीं है, ये मोबिलिटी पैक्ट क्यों किया? मोबिलिटी पैक्ट करने का मतलब ही मुझे इंडिया की मार्केट में और इंडिया के मैन पावर में, 2 चीजों में इंटरेस्ट है। अब टूरिज्म क्या लिए आप जाओ जर्मनी तो आसान है, आप कल्चरल के लिए जाओ आसान है, आप पढ़ाई के लिए जाओ बहुत आसान है, और कोई कोटा भी फिक्स किया जाएगा इतना है, और उस कोटे को भी कोई हार्ड एंड फास्ट कोटा नहीं है। इंडियन कंपनीज के लिए जर्मन जाना अच्छा, जर्मन कंपनीज के लिए इंडियन जाना अच्छा, तो ये बिजनेस की बात होगी। अब अभी आप चाइना को ये नहीं कह सकते इंडिया का सबशूट चाइना, बट डिकपलिंग चाइना से तो हो ही नहीं है। चीमा साहब, आज से पहले ये पैक्ट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? आज से पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें क्यों नहीं हो रही थी? इंडिया चाइना का सबशूट न डिक्लेयर करना उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, बट द वे दे आर बिहेविंग, दैट slowly decoupling from China and coupling with India, this is a natural process to happen, but coupling and recoupling in geopolitics takes time।
They cannot completely say that India is an alternate to China. No, they will not say that. They will try. अगर आप इंडिया और के साथ इंडिया के ट्रेड पार्टनर्स को देखेंगे तो रशिया इज द 5th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और जर्मनी इज द 6th, और दोनों के साथ उतना ही ट्रेड रिलेशन है, 20-22 बिलियन डॉलर के करीब। बट इंडिया का जो जर्मनी के साथ ट्रेड है काफी बैलेंस्ड है, यानी हम कुछ 13-14 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करते हैं और 8-9 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं। सो देयर इज अ पैरिटी है, मतलब इंडिया हैज नेगेटिव, सिवाय अमेरिका से, अमेरिका को छोड़ दे बाकी सबके साथ इंडिया हैज अ नेगेटिव ट्रेड रिलेशन, यानी इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट्स कम है सारे मुल्कों से सिवाय अमेरिका के। तो लेकिन जर्मनी का इट इज वेरी क्लोज, लेकिन रशिया का इट इज लाइक दिस। रशिया से हम तकरीबन 20 बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट्स रशिया को बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत लो है, इट्स अबाउट 1 बिलियन डॉलर। आई एम वेरी सरप्राइज कि हम शायद बांग्लादेश को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बनिस्बत रशिया को। आई थिंक समबडी नीड्स टू रियली फोकस ऑन इंप्रूविंग दैट पार्ट। स्लोली मूव। आपने प्यूमा की केस स्टडी पढ़ी है? प्यूमा के साथ क्या हुआ था चाइना में? और प्यूमा तो जर्मन कंपनी है ना, तो प्यूमा के साथ जो हुआ उसके बाद कोई भी बंदा वहां काम करना नहीं चाहता चाइना में। पॉलिटिकल एंडनेस है। अब देखिए इकोनॉमिक आउटलुक आज 2.1 आया, लेटेस्ट में तो 2.3 कह रहा था, तो 2.1 हो गया इकोनॉमिक आउटलुक। पॉलिटिकल एंडनेस है, सिविल वॉर है, सब लड़ाई है, सब झगड़े चल रहे हैं। ऐसे में जर्मनी इज ट्राइंग टू स्लोली डिकपल एंड ट्राइंग टू बिल्ड थिंग्स इन इंडिया। तो जब वो डिकपलिंग पूरी होगी तब वो बोलेंगे और स्ट्रेटेजिक पार्टनर और एलाई इज इंडिया, वैसे उन्होंने बोला ये। एंड फॉर आवर सप्लाई चेन्स वी विल बी kind of working closely with India, but they will also want to keep some options open with China. देखिए चाइना से के लोगों से किसी की दुश्मनी नहीं है जी। बस प्रॉब्लम है सीसी, प्रॉब्लम इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, शी जिनपिंग। प्रॉब्लम इज नॉट चाइनीज पीपल एज सच। जो कॉमन आदमी सड़क पे उससे हमारी कौन सी दुश्मनी है भाई, बट ये दिक्कत है। तो दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस व्हाट यू आर सीइंग। Being a diplomat and a foreign minister, she knows how to use English and her words carefully and diplomatically. She's trained for that. तो इंडिया इज सेइंग कि हम ये सब चीजें एक्सपैंड करेंगे, एंड जर्मनी के लिए दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। जर्मनी चाहता है कि इट वांट्स टू बिकम इंडियाज 3rd बिगेस्ट पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर, यानी नंबर 1 इज यूएस, उसके बाद चाइना है, फिर चाइना के बाद इट वांट्स टू बिकम द 3rd बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद इंडिया। यानी जर्मनी वांट्स टू हैव मोर ट्रेड देन इंडिया के जो तेल के इंपोर्ट्स है ना यूएई के साथ और इराक के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ, ये जो इंपोर्ट्स हैं दे आर इन 20-30 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। तो जर्मनी वांट्स टू गो देयर, और जर्मनी के इन्वेस्टमेंट्स भी काफी जबरदस्त है इंडिया में। तकरीबन 2000 पिछले 10-20 साल में 13-14 बिलियन डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किया।